अस्सलाम वालेकुम। तो काम स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपसे करनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये रिकॉर्डेड वीडियोस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास टोटल 3 वीक्स बचे हैं और इन 3 वीक्स के बाद जो हमारी लास्ट क्लास है एक्सपेक्टेड वो 11 अप्रैल को होगी और उसी के 2 दिन बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के प्री बोर्ड स्टार्ट हैं और उनमें भी पहला प्री बोर्ड जो है वो केमिस्ट्री का ही है 13 अप्रैल को। तो हमारे पास टोटल 3 वीक्स बचे हैं और इन 3 वीक्स के अंदर हमें 3 ही चैप्टर्स तकरीबन कंप्लीट करने हैं, जिसमें से चैप्टर 10 जो था वो हमारा कंटिन्यू था। इसके अलावा 2 चैप्टर्स पूरे पूरे बचे हुए हैं, एक चैप्टर 6 और दूसरा चैप्टर 12। तो कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अब एक ही चीज़ हो सकती है कि मैं कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करूं रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में, और बाकी हम कुछ काम फ़िज़िकल क्लास के अंदर कंप्लीट करें ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें और हमारा कोर्स वक्त पर कंप्लीट हो जाए। तो इस सिलसिले में जो चीज़ मैंने सोची है वो ये कि चैप्टर 10 जो हमारा कंटिन्यू था, इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में चैप्टर 6 जो कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है, वो भी एक आसान चैप्टर है, उसकी भी मैं आपको ऑनलाइन वीडियोस रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 2 चैप्टर्स हमारे ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी जो एक चैप्टर बचेगा चैप्टर 12 उसको हम अपनी फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 12 ही को फ़िज़िकल क्लास में करने का मकसद ये है कि चैप्टर 12 और 11 इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स पिछले साल रिड्यूस हो गए थे। तो इस साल के लिए ये 2 चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से चैप्टर 11 तो हम कर चुके हैं, बचा हुआ है चैप्टर 12 जिसको हम फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो काम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 10 ही से। चैप्टर 10 जिसको हमने रमज़ान के आखिरी अशरे में आखिरी अशरे की भी आखिरी 3 से 4 क्लासेस में मेरे ख्याल से स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के मैंने आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए थे, जिसमें हमने इस चैप्टर को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उन 6 पार्ट्स में से स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स तो हमारी कम्प्लीटली कवर हो गए थे क्लास के अंदर, तीनों सेक्शंस में, सेक्शन ए, बी और सी के अंदर। पहला पार्ट जो था वो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, जिसमें हमने सॉल्यूशन का सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। दूसरे पार्ट के अंदर हमने सॉल्यूशन की जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ तक का काम तो हमारा कम्प्लीटली कवर हो गया था, यानी कि 2 पार्ट्स का काम। और ये जो तीसरा पार्ट था ये हमारा कंटिन्यू था। तीसरे पार्ट का नाम था कॉन्सेंट्रेशन एंड इट्स यूनिट्स। इस पार्ट के अंदर जो कॉमन काम कंप्लीट हो चुका था तीनों सेक्शंस में, वो कॉन्सेंट्रेशन की थ्योरी का काम था। कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो ये वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है जो कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होती है। उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कॉन्सेंट्रेशन के टॉपिक में 2 चीज़ें थी। एक तो ये कि कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के 5 तरीके थे। वो 5 तरीके यानी कि इस टॉपिक की थ्योरी तीनों सेक्शंस के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। सेक्शन ए में तो थ्योरी तक का ही काम हुआ था, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट भी नहीं हुए थे, लेकिन सेक्शन बी और सी में न्यूमेरिकल्स भी कुछ हद तक कंप्लीट हो गए थे। तो ये जो लेक्चर स्लाइड्स हैं इसमें कंसंट्रेशन का पूरा टॉपिक है। स्टार्ट में कंसंट्रेशन की थ्योरी है, जिसमें वही कंसंट्रेशन की 5 टाइप्स लिखी हुई हैं, डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, उनके फार्मूले लिखे हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा इन डेफिनेशंस को देख लीजिएगा। मैं जो काम स्टार्ट करने लगा हूँ वो न्यूमेरिकल्स से है इस टॉपिक के। तो मैं स्लाइड्स आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। वैसे मैं स्लाइड्स जो हैं वो शेयर भी कर दूँगा, तो आप पीडीएफ फॉर्म में से देख लीजिएगा इन डेफिनेशंस को। ये इस लेक्चर का जो भी टॉपिक है, इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हमने पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ कंसंट्रेशन का इंट्रोडक्शन, जो कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होती है, वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहलाती है। रिप्रेजेंट करने के ये 5 तरीके हो सकते हैं, और फिर लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये पहला तरीका परसेंट कंसंट्रेशन, जिसको मज़ीद 4 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम और परसेंट वॉल्यूम बाय मास। सेकेंड मोलैरिटी, थर्ड मोलैलिटी, फोर्थ मोल फ्रैक्शन और लास्ट पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। यहाँ तक का काम
थ्योरी का कंप्लीट हो चुका था तीनों सेक्शंस के अंदर। काम मैं स्टार्ट करने लगा हूँ न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि 6.24 grams ऑफ कास्टिक सोडा इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज़ मेड टू 100 cm³ इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इस सेंटेंस के अंदर आपको सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया गया है कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो कास्टिक सोडा है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। आपको कास्टिक सोडा का मास गिवन है यानी कि सॉल्यूट का मास गिवन है, और इस सॉल्यूशन का आपको एक वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में आपको सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया कि सॉल्यूट कास्टिक सोडा है और सॉल्वेंट वाटर है, और साथ में आपको दो मज़ीद चीज़ें बता दी, एक सॉल्यूट का मास और दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। आगे लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है मोलैरिटी की फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है मोलैरिटी का ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, जो कि होता है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये मास होता है सॉल्यूट का अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास आपको गिवन था, सॉल्यूट इस क्वेश्चन के अंदर था कास्टिक सोडा, जिसका मास आपको क्वेश्चन में ही गिवन था 6.24 ग्राम। कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में इसका नाम नहीं लिखा हुआ, और इसका फार्मूला आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि फार्मूले की मदद से आप निकालेंगे मोलर मास। तो डेटा के अंदर हमने मास का जिक्र आया था तो मोलर मास खुद से निकाल लिया। NaOH मोलर मास होता है 40 ग्राम्स पर मोल। अब आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। तो इसका मोलर मास बन गया 40, और साथ में आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन था, लेकिन ये वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में था, तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दिया। बाकी अब जब आपके पास मास और मोलर मास आ गया सॉल्यूट का, और साथ में सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन था, तो सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूले में और आपके पास आ गई मोलैरिटी। तो ये न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल 1 बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था। अगर आपको याद हो तो इस तरह का काम हम चैप्टर 7 में किया करते थे, और चैप्टर 7 में जो लेंदी न्यूमेरिकल्स होते थे उन लेंदी न्यूमेरिकल्स का एक छोटा सा पार्ट होता था बस ये, जिसमें हम मास की मदद से मोलैरिटी निकालते थे। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल लिखा हुआ है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1.2 मोलैरिटी इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग सम अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इनटू 475 ग्राम वाटर। एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया गया है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने सॉल्वेंट को एज अ वाटर इस्तेमाल किया हुआ है, और इस सॉल्यूशन की आपको मोलैलिटी गिवन है 1.2 मोलल। साथ में इस सेंटेंस में आपको सॉल्यूशन में मौजूद दोनों कंपोनेंट्स भी बता दिए हैं। सॉल्यूट जो है वो ऑक्जेलिक एसिड है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। साथ में सॉल्वेंट का आपको मास भी दे दिया गया है 475 ग्राम। डिटरमाइन द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। आपको मास फाइंड करना है ऑक्जेलिक एसिड का, और इस सवाल में ऑक्जेलिक एसिड है सॉल्यूट, यानी कि आपको सॉल्यूट का मास फाइंड करना है, जबकि सॉल्वेंट का मास आपको गिवन है, और साथ ही साथ आपको मोलैलिटी भी गिवन है। क्वेश्चन में ही एक और चीज़ गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब अगर ये ऑक्जेलिक एसिड का मास आपको ना गिवन होता तो आपको ये ख़ुद से निकालना पड़ता, लेकिन मास निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। फार्मूला इसका होता है H2C2O4। अगर मास ना गिवन होता मोलर मास तो आपको ये ख़ुद से निकालना पड़ता। खैर, हमें गिवन थी मोलैलिटी सॉल्यूशन की 1.2 मोलैलिटी यानी कि 1.2 मोल पर केजी। साथ में आपको मोलर मास गिवन था ऑक्जेलिक एसिड यानी कि सॉल्यूट का 90 ग्राम्स पर मोल, और एक और चीज़ गिवन थी हमें वाटर का मास। वाटर इस सवाल के अंदर सॉल्वेंट था, यानी कि आपको सॉल्वेंट का मास गिवन था 475 ग्राम्स। इसको केजी में कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में मोलैलिटी गिवन है, और अगर मोलैलिटी गिवन है तो जाहिर सी बात है मोलैलिटी का ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, और मोलैलिटी के फार्मूले में ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट आता है ये हमेशा केजी के अंदर आता है, तो इस वजह से इस मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने केजी में कन्वर्ट किया हुआ है। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था मास ऑफ सॉल्यूट, तो इस्तेमाल किया हुआ है मोलैलिटी का फार्मूला जो कि होता है मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का, और साथ में मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट का मास जो कि केजी के अंदर होना चाहिए। अब चूँकि हमें सॉल्यूट का मास चाहिए तो सॉल्यूट के मास को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने का तरीका मोलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
और सॉल्यूट के मास का फार्मूला सिंपल बन जाएगा मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तीनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन थी, सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास मास आ जाएगा ग्राम्स में। ये न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल सा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3। अच्छा, क्वेश्चन 3 इस तरह के क्वेश्चंस हम किया करते थे चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 4 में भी आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होता था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। तो ये न्यूमेरिकल भी उसी तरह का है। लिखा हुआ सवाल में है कि 45 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिज़ोल्व्स इन 72 ग्राम वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स शामिल हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा वाटर। दोबारा से आपको सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स बता दिए गए, सॉल्यूट ग्लूकोज और सॉल्वेंट वाटर, दोनों के आपको मासेस गिवन है। आगे कहा हुआ है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन में मौजूद कंपोनेंट्स के मासेस गिवन है और आपने दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एक कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब यानी कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए मुझे मोल्स की ज़रूरत है और मोल्स फाइंड करने के लिए मुझे गिवन था मास। तो अगर मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास गिवन है तो मैं मास अपॉन मोलर मास वाला फार्मूला इस्तेमाल करके पहले दोनों के मोल्स निकाल सकता हूँ। जब दोनों के मोल्स आ जाएंगे तो फिर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ इस फार्मूले से। पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन तो इसी फार्मूले से आ जाएगा और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फिर आपके पास दो फार्मूले हैं, या तो आप इसी फार्मूले को इस्तेमाल कर लें दूसरे कंपोनेंट के ऊपर, या फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें जो कि कह रहा है कि एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन तमाम कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो जब आपके पास x1 आ जाएगा तो x2 निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, इसको समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों कंपोनेंट्स के मासेस गिवन थे तो पहले दोनों के मोल्स निकाल लिए, ये पहले कंपोनेंट के मोल्स और फिर ये हो गए दूसरे कंपोनेंट को मोल्स। दोनों मोल्स को प्लस कर देंगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ था तो पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सिंपली इसी फार्मूले से आ जाएगा और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फिर इस फार्मूले से भी फाइंड किया जा सकता है। और आप दूसरा फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि x2 इक्वल्स टू n2 अपॉन nt। मर्ज़ी है आपकी, जो फार्मूला इस्तेमाल करें आंसर सेम ही होगा और आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें और इससे दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करें। अच्छा, इसी न्यूमेरिकल जैसा एक और न्यूमेरिकल भी आएगा आगे, तो अब मैं उसको नहीं समझाऊंगा, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसको आपने ख़ुद से देखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी। आपने मोलैलिटी फाइंड करनी है ऑफ 12% मास बाय मास। अभी आपको गिवन है परसेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है यूरिया सॉल्यूशन की। अब अगर आपको याद हो परसेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो परसेंट कॉन्सेंट्रेशन में ये जो आपको परसेंटेज गिवन होती है ये सॉल्यूट की परसेंटेज होती है। और अगर मज़ीद गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है W/W, जिसका मतलब मास अपॉन मास, और इस मास अपॉन मास का मतलब है कि आपको परसेंट बाय मास गिवन है। न्यूमरेटर में जो अमाउंट होती है वो सॉल्यूट की होती है और डिनोमिनेटर में जो अमाउंट होती है वो सॉल्यूशन की होती है। और डेफिनेशंस के अंदर इस सॉल्यूशन की अमाउंट को हम कांस्टेंट कर चुके थे। अगर तो ये मास होता है तो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम्स कंसीडर किया जाता है, और अगर यहाँ पर वॉल्यूम होता तो ये वॉल्यूम 100 ml कंसीडर किया जाता। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त डिनोमिनेटर में मास है तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स कंसीडर होता है, और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 12% यूरिया सॉल्यूशन मौजूद है। तो आपको परसेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है यूरिया की और साथ में आपको मोलर मास गिवन है यूरिया का। दोबारा से अगर यूरिया का आपको मोलर मास ना गिवन होता तो आपको ख़ुद से निकालना पड़ता, और इसको निकालने के लिए आपको चाहिए होता यूरिया का फार्मूला। यूरिया का फार्मूला होता है N2H4CO। अगर ना गिवन होता तो फिर आपको इस फार्मूले की मदद से मोलर मास निकालना पड़ता। खैर, अभी आपको गिवन है तो सिंपली इस्तेमाल कर लेंगे। हमें परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी यूरिया की, परसेंट मास बाय मास, जो कि 12% गिवन थी, और साथ में यूरिया का मोलर मास गिवन था 60 ग्राम्स पर मोल। फाइंड करनी थी मोलैलिटी। अगर थोड़ा सा गौर करें तो
कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के 5 तरीके अभी हमने पीछे देखे थे, उसमें एक तरीका था परसेंट कॉन्सेंट्रेशन और एक तरीका था मोलैलिटी। यानी कि इस क्वेश्चन में आपने कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट को ही चेंज करना है, यानी कि आपने इसको एक तरीके से दूसरे तरीके में कन्वर्ट करना है। आपने इसको परसेंट कॉन्सेंट्रेशन से मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, और अगर मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है मोलैलिटी का ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, जो कि होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको मास ऑफ सॉल्यूट फ़िलहाल नहीं पता, आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, यानी कि यूरिया का मोलर मास, और साथ में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता। मींस मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड करना पड़ेगा, और इन दोनों को ही फाइंड करने के लिए आपको गिवन थी परसेंट कॉन्सेंट्रेशन। परसेंट कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन थी 12%। अब इस 12% का मतलब क्या था, अभी मैंने आपको समझाया था सवाल स्टार्ट करते हुए कि आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन गिवन है, और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 12% यूरिया मौजूद है। तो इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 12%, 100 का 12% होता है 12, यानी कि 100 ग्राम्स के अंदर 12 ग्राम्स यूरिया सॉल्यूशन यूरिया मौजूद है, यानी कि यूरिया यहाँ पर हो गया सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कौन होगा फिर। अब चूँकि क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो हम अज्यूम करते हैं कि सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, और अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 12 ग्राम यूरिया है तो वाटर कितने ग्राम्स होगा, 100 माइनस 12, यानी कि 88 ग्राम्स यूरिया होगा। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया 12 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। तो सिंपली इनको फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये केजी के अंदर पुट किया जाता है, तो ये जो ग्राम्स के अंदर आया था इसको केजी में कन्वर्ट किया हुआ है डिवाइड बाय 1000 करके, और फिर इसको वैल्यूज़ को पुट किया हुआ है फार्मूले के अंदर। तो आपके पास मोलैलिटी आ गई 2.27, और इस मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। सही। इस सवाल के अंदर जो मेन बात थी वो ये थी कि परसेंट कॉन्सेंट्रेशन से मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को अलग करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 5। In the analysis of water sample, it was reported that 1 gram of water contains 6.34 exponent minus 3 milligram of magnesium ions। एक वाटर सैंपल के एनालिसिस के अंदर ये बात रिपोर्ट की गई कि 1 ग्राम वाटर के अंदर 6.34 एक्सपोनेंट माइनस 3 मिलीग्राम मैग्नीशियम आइंस मौजूद होते हैं। इस सेंटेंस के अंदर आपको दो चीज़ें गिवन हैं, एक वाटर सैंपल का मास जिसको हम एनालाइज कर रहे थे। अब यहाँ पर वाटर जो है वो एज अ सॉल्यूशन काउंट होगा, क्योंकि आपको ये बताया हुआ है कि इस 1 ग्राम वाटर के अंदर 6.34 एक्सपोनेंट माइनस 3 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम आइंस होते हैं, यानी कि आपको इस सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की अमाउंट गिवन है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन गिवन है वो था वाटर सैंपल जिसका मास था 1 ग्राम, और साथ में आपको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन था, यानी कि इसके अंदर मौजूद जो सॉल्यूट है, जो मैग्नीशियम आइंस हैं, वो होते हैं इतने 6.34 एक्सपोनेंट माइनस 3 मिलीग्राम्स। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आइंस इन पार्ट्स पर मिलियन। आपको मैग्नीशियम आइंस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है इन पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन को देखकर भी आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें गिवन होंगी वो क्या होंगी। आपको किस किस का मास गिवन होगा, अब ये आपको ऐसे पता लग सकता है कि पार्ट्स पर मिलियन के फार्मूले में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ही आती है, और इस अमाउंट की जगह पर या तो आपको दोनों जगह पर मास गिवन होगा सवाल में, या फिर वॉल्यूम गिवन होगा। इस केस में मास गिवन था, तो एक मास सॉल्यूट का माना जाएगा और दूसरा मास सॉल्यूशन का माना जाएगा। जो मास कम होगा वो सॉल्यूट का मास कहलाएगा, और जो मास ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन का मास कहलाएगा। इसी वजह से जो आपको 1 ग्राम वाटर का मास गिवन था इसको मैंने सॉल्यूशन का मास कहा, और जो आपको कम मास गिवन था 6.34 एक्सपोनेंट माइनस 3 मिलीग्राम, इसको मैंने सॉल्यूट का मास कहा। सही। और आपको फाइंड करना था पार्ट्स पर मिलियन, जिसका फार्मूला सिंपल ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, यानी कि 10 की पावर 6। अब अमाउंट की जगह पर
आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है मास या वॉल्यूम उसको पुट कर देंगे। जैसे कि इस सवाल में दोनों जगह पर आपको मास गिवन था, तो फार्मूला बन गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। बस यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों मासेस सेम यूनिट्स के अंदर होने चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो था आपके पास ग्राम्स के अंदर था, तो मास ऑफ सॉल्यूट को भी ग्राम्स में कन्वर्ट किया हुआ है। और ग्राम्स में कन्वर्ट कैसे किया हुआ है, इस मिलीग्राम को ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। मिली की वैल्यू पुट कर दी है जो कि होती है 10⁻⁻3, और ये 10⁻3 10⁻³ जो है नीचे 10⁻⁻6 बन चुका है। और फिर इसको हमने पुट किया हुआ है फार्मूले के अंदर, जिससे हमारे पास वाटर सैंपल के अंदर मौजूद मैग्नीशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है 6.34। तो बस सिंपल ये न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज इज़ अ 60% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। दोबारा से आपको परसेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एक एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर आपको सॉल्वेंट बता दिया गया कि वाटर है, और ये एक्वस सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल का, यानी कि आपको सॉल्यूट भी बता दिया गया। इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर को मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया, और उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 60%। 60% की जो परसेंटेज गिवन होती है ये सॉल्यूट की परसेंटेज होती है, और सॉल्यूट था यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल। यानी कि ये जो परसेंट कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है मास की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में चूँकि मास लिखा हुआ है तो इसका मतलब 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, और इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 60% सॉल्यूट है, यानी कि 60% इथाइलिन ग्लाइकोल है। जिसका सिंपली मतलब क्या बनेगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 60 ग्राम्स इथाइलिन ग्लाइकोल है और 40 ग्राम्स वाटर है। साथ में कैलकुलेट पहले पार्ट में मोलैलिटी और दूसरे पार्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सही। तो परसेंट कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन थी इथाइलिन ग्लाइकोल की जो कि 60% थी, और साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल इस दफ़ा आपको क्वेश्चन में फार्मूला गिवन था तो इसका मोलर मास हमने लिख दिया। फाइंड करनी थी दो चीज़ें, एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। फार्मूले मेंशन किए हुए हैं कि अगर आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें से सॉल्यूट का मोलर मास हम डेटा में लिख चुके क्योंकि हमें सॉल्यूट के बारे में बताया हुआ था इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका मोलर मास हमने डेटा के अंदर शामिल कर दिया था। साथ में बची दो चीज़ें, एक मास ऑफ सॉल्यूट और दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट। ये दो चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें गिवन थी परसेंट कॉन्सेंट्रेशन, और अभी इस परसेंट कॉन्सेंट्रेशन से मैंने आपको बताया था कैसे हम मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालेंगे। तो मोलैलिटी आसानी से आ जाएगी। उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालना था हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का, और यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल था सॉल्यूट। अब परसेंट कॉन्सेंट्रेशन से मुझे इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि सॉल्यूट का मास पता लग जाएगा। उस मास की मदद से मैं इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकाल सकता हूँ। सिमिलरली इस परसेंट कॉन्सेंट्रेशन से मुझे सॉल्वेंट का मास भी पता लग जाएगा, और उस सॉल्वेंट के मास से मैं सॉल्वेंट के मोल्स भी निकाल सकता हूँ। और जब मेरे पास दोनों सब्सटेंसेस के मोल्स आ जाएंगे तो मैं आसानी से मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल भी सिंपल सा ही है, बस जो मेन काम है वो ये होता है कि आप इस परसेंट कॉन्सेंट्रेशन की मदद से मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकें। सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहले पार्ट में हमें फाइंड करनी थी मोलैलिटी, जिसके लिए आपको गिवन थी एक परसेंट कॉन्सेंट्रेशन इथाइलिन ग्लाइकोल की। इसका मतलब अभी मैंने बताया था पीछे डेटा के अंदर कि आपको परसेंट बाय मास गिवन है, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है W मीन्स मास, और ये मास होता है सॉल्यूशन का, जिसको डेफिनेशन के अंदर हमने कांस्टेंट किया हुआ है 100 ग्राम्स। तो आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 60%, 100 का 60% मीन्स 60 ग्राम्स आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, जिसका मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी पता लग गया 60 ग्राम। और अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम सॉल्यूट है तो जाहिर सी बात है 40 ग्राम सॉल्वेंट होगा। और चूँकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वाटर होगा सॉल्वेंट। अगर क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन ना भी लिखा हुआ होता तो हम सॉल्वेंट को वाटर ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं होता सवाल को सॉल्व करने का। तो इस वजह से हम कंसीडर करते हैं, अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन नहीं भी गिवन तो हम कंसीडर करते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन ही है,
और हम सॉल्वेंट को वाटर ही कंसीडर करेंगे। खैर, हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट पता लग गया, तो सिंपली मोलैलिटी निकाली जा सकती है। मोलैलिटी फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, सिंपली वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर देंगे और आपके पास आ जाएगी मोलैलिटी। बस ये वाली चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सॉल्वेंट का जो मास पुट होगा वो केजी के अंदर पुट होगा। नेक्स्ट चीज़ पूछी हुई थी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरे टोटल मोल्स। किसी भी सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला क्या होता है, उस सब्सटेंस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो इथाइलिन ग्लाइकोल चूँकि सॉल्यूट था, तो सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकलेंगे, सॉल्यूट का मास जो कि अभी हमने देखा 60 ग्राम था, और अपॉन में सॉल्यूट का मोलर मास जो कि हमने निकाल लिया था डेटा के अंदर। तो ये आ गए सॉल्यूट के मोल्स, ये आ गए सॉल्वेंट के मोल्स, वाटर के मोल्स। वाटर के मोल्स निकालने के लिए वाटर का मास आ गया था यहाँ से 40 ग्राम्स, और अपॉन में वाटर का मोलर मास। याद रखिएगा, मोल्स निकालने के लिए जो मास पुट होता है वो ग्राम्स के अंदर पुट होता है, यहाँ पर केजी में पुट मत कर दिएगा। मोलर मास होता है वाटर का 18, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएंगे वाटर के मोल्स। अब जब दोनों सब्सटेंसेस के मोल्स आ चुके हैं तो सिंपली हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज़ को, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 ये थी कि मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि ये आ गए थे, और अपॉन में टोटल मोल्स का मतलब इन दोनों मोल्स को हम कर देंगे प्लस। तो इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया हुआ है और आपके पास सिंपली मोल फ्रैक्शन आ चुका है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो ये दो चीज़ें हमसे पूछी हुई थी, मोलैलिटी और दूसरी चीज़ मोल फ्रैक्शन। दोबारा से न्यूमेरिकली सिंपल ही था, बस इसमें परसेंट कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ थी जो कि समझने वाली थी, और उम्मीद है अब आपको समझ आ चुकी होगी कि परसेंट कॉन्सेंट्रेशन की मदद से मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे सेपरेट किया जाता है। लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी तरह का है जैसा क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 3 या 4 था, जिसमें हमें सॉल्यूशन के अंदर मौजूद दोनों कंपोनेंट्स गिवन थे और उन दोनों कंपोनेंट्स के मासेस गिवन थे, और हमें फाइंड करना था दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन। सेम उसी तरीके का न्यूमेरिकल है, एग्जैक्ट सेम है। आपको दोनों कंपोनेंट्स के मासेस गिवन है कि अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है बाय मिक्सिंग इथेनॉल और वाटर, यानी कि इथेनॉल हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। दोनों के आपको मासेस गिवन है। लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। और मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए अगर मुझे मोल्स चाहिए तो पहले मुझे मोल्स निकालने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें इनके मासेस गिवन से, मासेस से हम मोल्स निकाल सकते हैं आसानी से मास अपॉन मोलर मास वाले फार्मूले से। तो पहले दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर मोल्स का फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा और फिर हम आसानी से मोल फ्रैक्शन इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ये सेम वही न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसका सॉल्यूशन एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा दोनों का सेम उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है राउल्ट्स लॉ, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे।